हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपना जो कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे स्क्रीन पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर 2018 में जो हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 4 सॉल्व करेंगे 2018 का। ये आपका लघुत्तरी पेपर कह सकते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन लघुत्तरी के मिलते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पर ही हमारा एक ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे बड़े आसानी से। आप सत्यम क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप की विशेषता आपको हम बता देते हैं कि इस ऐप पर आपको टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में आपको कह सकते हैं कि पेड कोर्स के तौर पे बहुत सारे वीडियोस। ठीक है, और हम खास करके इसके बारे में बताना चाहते हैं जो हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर आने वाला है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर चूंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट का क्या मसौदा है, वो क्या करना चाह रही है। ठीक, तो वो चाहे प्रमोट करे या एग्जाम करे, वो भी हमारे क्लासेस ऐप पे चल रही हैं कंटिन्यूअसली। जो बच्चे हमारे कोचिंग में थे उनके थ्रू हम उनको पढ़ा रहे हैं। बाकी जो फोर्थ सेमेस्टर बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जाकर के फोर्थ सेमेस्टर के वो पेड कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के पेड कोर्स को देख सकते हैं जिसमें आपको मैथ और एसएसटी, ठीक है, मैथ और एसएसटी का पेड कोर्स मिल जाएगा आपको। मैथ जो है, मैथ और एसएसटी आप दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक, दूसरी इस चीज को आप ऐप के बारे में एक चीज और आप नोटिस कर लीजिए कि इस ऐप को आप फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिल जाएगा, तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ सेमेस्टर के बहुत सारे बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बड़े आसानी से। आपको वैसे भी बहुत सारे साइट्स पे सर्च करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको एक और हम बताना चाहते हैं कि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा टेट और सीटेट दोनों का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए जिससे सबका लाभ हो सके, आपका भी लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। तो लघुत्तरी में 31वां क्वेश्चन जो आपका है 2018 के पेपर में, वो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले 2 पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध सन क्या है और पानीपत के द्वितीय युद्ध का सन क्या है, और दोनों युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक, उसके पहले एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि जो लाइव सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट्स कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। मतलब वीडियो का खत्म हुआ, ऑनलाइन क्लास खत्म हुई तो वो कमेंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको ऐसे कमेंट करके एक बॉक्स मिलता है। आप सारे कमेंट्स जो भी, जैसे ये क्वेश्चन जो हम पूछते हैं या हमसे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, मतलब कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो सारे कमेंट्स आप यहाँ पर किया करिए। ठीक है, लाइव सेक्शन में करने से क्या होता है कि वो कमेंट हम तक रह नहीं जाता, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बाद में मान लीजिए दिमाग से उतर गया कि क्या आपने कमेंट किया था, तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए आप वहां जाकर के हमें कमेंट किया करिए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और एक थे मराठा। ठीक है, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि मराठा जो थे, ठीक है, मराठों का क्या हो गया था? हार हो गया था। मराठा इसमें हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध इसी से रिलेटेड है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था।
जिसमें बहुत सारे सैनिक क्या हो गए थे, मराठों के मर गए थे। ठीक है, और मराठा कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद जो मराठा का एक वर्चस्व था उसके लिए ये बहुत बड़ा कलंक की तरह था। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो अगर हम देखें बाबर से, ठीक है, बाबर से अगर आप देखें मुगलों को, तो मुगल में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले बाबर ही जो था ये उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है, बाबर क्या था, बाबर एक उच्च कोटि का विद्वान था। ये उच्च कोटि का विद्वान कैसे था ये हमें कैसे पता चला, तो आप इसकी एक किताब पढ़ेंगे जो इसकी आत्मकथा है। कौन सी इसकी आत्मकथा है, तो इसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, ये कौन सी भाषा में है, तो इसकी भाषा जो है वो तुर्की है। ठीक है, कौन सी भाषा है, तुर्की है। ये किताब जब आपकी ये आत्मकथा, मतलब कह सकते हैं कि आत्मकथा होती है, तो वो स्वयं लिखी रहती है। ठीक है, तो ये किसने लिखा था, बाबर ने ही लिखा था। ठीक, बाद में इसका क्या हो जाता है कि बाद में इसका अनुवाद करा दिया जाता है फारसी भाषा में। बाबर की एक दूसरी भी किताब थी जो कविताओं का संग्रह था, जिसको कहते हैं दीवान। ठीक है, क्या कहते हैं, दीवान। ये कविताओं का संग्रह था, एक तरीके से किताब जो थी ये कविताओं की किताब थी। ठीक, अब देख रहे हैं किस तरह से बाबर से ही ये चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर आप अकबर तक आएंगे, तो अकबर की किताब, अकबर के दरबार में भी बहुत सारे विद्वान थे। ठीक है, बहुत सारे विद्वान थे अकबर के समय में। कौन कौन था, अब हम हुमायूं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं का जो जीवन काल था वो ऐसे बीता कि वो कहीं अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, तो अकबर के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जिसमें अब्दुल फजल आपको मिल जाएंगे, अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके दरबार में ये थे। फिर फैजी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विद्वान अकबर के भी दरबार में थे। तो अब्दुल फजल ने क्या लिखा था, अब्दुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। क्या लिखा था, आईने अकबरी लिखा था। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्या हुआ कि किताबों का रचना हुआ अकबर के काल में। बहुत सारी ऐसी किताबें हुई जिनका अनुवाद हुआ, बहुत सारी किताबों का क्या हुआ था, अनुवाद हुआ था, जिसमें महाभारत आ जाता है, महाभारत आता है, लीलावती आता है, लीलावती। ठीक है, राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी कल्हड़ की ये किताब थी। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद और बहुत सारे किताबों की रचना हम मुगल काल में देखते हैं। इसीलिए मुगल काल को साहित्य का क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आप बाद में और भी देखेंगे, शाहजहां को देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे आपको शासक मिलेंगे जो साहित्य पर विशेष ध्यान दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है, बक्सर के युद्ध का वर्णन करना है आपको। तो पहले हम डेट देख लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो और मुगल शासकों, मुगल शासक तथा नवाबों के बीच में हुआ था। ठीक है, नवाबों के बीच में हुआ था ये युद्ध। बंगाल के नवाब कौन कौन थे, तो बंगाल के नवाब आपको मिल जाएंगे, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम पर, तो थे मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, अवध के नवाब आपको मिल जाएंगे, तो अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब थे सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला। और मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक उस टाइम पर था बहादुर, नहीं सॉरी क्या नाम था उसका, शाह आलम दूती था, सॉरी शाह आलम दूती, शाह आलम दूती। ठीक, तो बक्सर का युद्ध इनके बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो ये मीर कासिम थे, नवाब सुजाउद्दौला थे, मुगल बादशाह, ये तीनों लोग मुगल बादशाह जो थे शाह आलम दूती, ये सब मिल करके एक तरफ से लड़ रहे थे
और उसके बाद एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी बक्सर के युद्ध में। फिर क्या होता है, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर का युद्ध जीत जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, ठीक है। तो इस तरीके से बक्सर का युद्ध आप लोग देखें, आप लोग आगे हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, इसका क्या परिणाम निकला, संधि हो गई या फिर इन तीनों को, मतलब मुगल बादशाह को और बंगाल और अवध के नवाब को क्या करना पड़ा, ठीक, आप हमको कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं, इसका विस्तार किन किन महाद्वीपों पर है, ठीक है, इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों पर है। तो पहला चीज आप देखिए, जो यह प्रदेश है, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश है, ये आपको दोनों गोलार्धों में मिलेगा, ठीक है, दोनों गोलार्धों में मिलेगा। देखिए आप जब देखेंगे, ये मान लीजिए ये यूरोप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप से ही सटा क्या है, यहाँ पर एशिया आ जाता है, एशिया आ जाता है। एशिया के बाद यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हमें मिलता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और नीचे क्या मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका मिलता है, दक्षिणी अमेरिका मिलता है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, उष्ण मरुस्थलीय मतलब, मरुस्थल का मतलब क्या होता है कि जहां पर औसत वर्षा, ठीक है, जहां पर औसत वर्षा क्या हो, औसत वर्षा 20 से, या कह सकते हैं कि 25 से कम हो, ठीक है, 20 या 25 कह सकते हैं सेंटीग्रेड से कम होती है, वहां पर क्या होता है, मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है। मरुस्थल कहने का मतलब हमसे बालू से नहीं लेते, मरुस्थल कहने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जिस भूमि में उर्वरकता ना हो, ठीक है। अब उष्णता की बात कह रहा है कि मतलब ये जो प्रदेश होंगे वो गर्म होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हैं, ये महाद्वीपों के, यहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अब पश्चिम भाग में हम देख लेते हैं कौन कौन से जगह पर पाए जाएंगे। तो अगर हम अफ्रीका में देखें, अफ्रीका में कौन कौन से पड़ेंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप में आपका पड़ेगा सहारा मरुस्थल, सहारा, और दूसरा पड़ेगा कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। ये दोनों कहाँ पड़ गए, ये दोनों पड़ते हैं अफ्रीका में, ठीक। इसके बाद अफ्रीका छोड़ने के बाद हम आते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में अगर आप आएंगे तो अरब जो है वो अरब भी मरुस्थलों में बसा हुआ है, और हमें दूसरा मिलता है थार का मरुस्थल, ठीक है, एशिया में थार का मरुस्थल मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका में आ जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका में हमको मिलता है कोलोरेडो, कोलोराडो या रेडो भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में आ जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका में हमें मिल जाएगा आटाकामा, ठीक है, आटाकामा चिली वाले एरिया साइड में पड़ता है, ठीक। और जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत मिलता है, जिसके पश्चिम साइड में हमें मरुस्थल मिलता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद हमें पश्चिम साइड में क्या मिलता है, मरुस्थल मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध लिखना है भैया, निबंध तो हम नहीं बता सकते, बस इतना आपको हम बता देंगे कि निबंध लिखने से पहले हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रोफार्मा होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। तो हमें पहले लिखना रहता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में आप इसका डिटेल बताएंगे कि पेट्रोलियम क्या है, किसे कहते हैं, मतलब पूरा पेट्रोलियम के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म, जो उसका कह सकते हैं कि हेडलाइन पॉइंट रहेगा, उसको हम रखेंगे, ठीक है। फिर पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन क्या होता है, ठीक। इसका क्षेत्र क्या है, पेट्रोलियम के उत्पादन का क्षेत्र क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं,
ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके बेस पर आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं पेट्रोलियम पर निबंध लिखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण। वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाइए। वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाइए। तो देखिए, वन संरक्षण का सिर्फ ये मतलब नहीं कि वनों को हम काटने से बचाएं, ठीक है, सिर्फ यही हम लोग समझते हैं वन संरक्षण का मतलब। लेकिन इसका सही मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार उपयोग, ठीक है। कुछ लोग हद से ज्यादा उपयोग करने लगते हैं, पानी फ्री में जब मिलता है तो मोटर चालू करके खूब पानी गिराएंगे, ठीक है। तो वो हमारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। दूसरा, इसको हम और भी ज्यादा कह सकते हैं कि वृक्षों को लगाएंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इस वन क्षेत्र में वृद्धि करना, वन क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से हम वन का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। पहले के टाइम में वनों का जो विस्तार था वो काफी ज्यादा था, ठीक है, काफी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये चीजें खत्म हो रही हैं। लेकिन हम इनका क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो पहला चीज कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण, यानी कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा चीज, हमें इनको काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तीसरा, इसको हम कह सकते हैं कि अत्यधिक चराई नहीं करना चाहिए, अत्यधिक जानवरों की चराई नहीं करना चाहिए, चराई नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि वन संरक्षण पर कानून बनाने चाहिए, वन संरक्षण पर कानून बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है, वन संरक्षण से लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद पर, ठीक है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, लोकसभा केंद्रीय मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को हम ध्यान दें, ठीक है, इस पॉइंट को अगर ध्यान दें, देखिए कितने लोगों को यही नहीं पता होता है कि लोकसभा और मंत्री परिषद में अंतर क्या है। तो पहला चीज ये जानिए कि हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, ठीक है, जिसमें से 2 का क्या होता है, मनोनयन होता है एंग्लो इंडियन का, अगर उनका कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व ना रहे तो, ठीक है। तो 545 सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, लेकिन ये 545 मंत्री परिषद में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, कुछ ही सदस्य इसमें मंत्री परिषद में आ पाते हैं, ठीक। तो मंत्री परिषद पे नियंत्रण जब लोकसभा रखती है तो इसका काम क्या होता है, तो पहला चीज जानिए, जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री परिषद होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये पहला उसका नियंत्रण का उपाय है, कह सकते हैं कि भैया हम कुछ भी करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, ठीक। और ये घर क्या कह सकते हैं, बिस्किट चुराना नहीं है कि आप बिस्किट चुरा करके बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा लोगों को, ठीक है। लेकिन ये देखिए, आप कोई भी काम करेंगे, मंत्री परिषद कोई भी काम करता है, सारा चीज लोकसभा को पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि जो मंत्री परिषद होता है ना, जो मंत्री परिषद होता है उसमें मंत्रियों को ये काम दिया गया है कि वो लगातार आए, ठीक है, अपने लोकसभा में प्रेजेंट हो। लेकिन अगर 6 माह तक नहीं आते हैं, ठीक है, 6 माह तक नहीं आते हैं, 6 माह तक यदि कोई सदस्य सदन नहीं आता तो, सदन नहीं आता है तो उसका
सदस्यता समाप्त हो जाता है, सदस्यता समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए वो अटेंडेंस को भी मेंटेन करती है। और क्या कर सकती है कि मंत्री परिषद जितना भी निर्णय लेता है, मंत्री परिषद जितना भी निर्णय लेता है, कोई भी चीज अगर होगा तो वो सारी चीजें लोकसभा में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, सारे कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का जो भी निर्णय होगा वो लोकसभा के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, सबके सामने उसको लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ? जनहित याचिका के दो लाभ लिखिए। जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ और जनहित याचिका का लाभ लिखिए। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी, जनहित याचिका की। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी? 1981 में हुई थी। किस न्यायाधीश ने किया था? तो न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के पी.एन. भगवती। कौन थे? पी.एन. भगवती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये शुरू हो गया भारत में। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 1981 में हुई। पहला चीज, जनहित याचिका के द्वारा क्या होता है कि कह सकते हैं कि तानाशाही, ठीक है, तानाशाही पर अंकुश, अंकुश, ठीक है, अंकुश लगता है। ठीक, तानाशाही पर अंकुश लगता है, चाहे वो तानाशाही व्यक्ति कर रहा हो और चाहे वो तानाशाही सरकार कर रही हो, सरकार कर रही हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कमजोर, कमजोर व निर्बल, कमजोर व निर्बल वर्ग को भी न्याय आसानी से उपलब्ध हो जाता, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कैसे ये चीजें कैसे हो पाती हैं? तो मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़े पोस्ट का आदमी है या बहुत धनवान आदमी है, अगर उससे रिलेटेड सेम कंडीशन पे, अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड उसको कोई पहले ही न्याय मिल चुका है, तो वही न्याय निर्बल वर्ग को भी आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो पहला चीज जानिए, राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति क्या है? देखिए, राजकोष का मतलब आप समझिए कि सरकार का एक, कह सकते हैं कि गुल्लक है। ठीक है, तो गुल्लक को भरने का कोई ना कोई काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप पहले ये जानिए कि राजस्व क्या होता है। ये हम पहले वीडियो में आप लोग को बताए थे, इसके पहले वाले में तो बताए थे कि जो सरकार करे लेती है, ठीक है, सरकार जो करे लेती है उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। ठीक है, तो जो सरकार होती है वो जो राजस्व संग्रह करती है, क्या करती है? राजस्व संग्रह करती है, राजस्व संग्रह, तथा और जो वो व्यय करती है, ठीक है, व्यय के समुचित, व्यय के समुचित नियमन द्वारा, नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, सुचारू रूप से चलाना राजकोषीय नीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय नीति कहलाता है, नीति कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, आपके पास अगर 1 रुपए है और आप 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी, आप हमेशा घाटे में चलेंगे। ठीक है, तो सरकार का यही काम होता है कि जो वो राजस्व संग्रह कर रहा है, मतलब जितना लोगों से वो कर इकट्ठा कर रहा है, उसी हिसाब से जब वो व्यय करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है? सुचारू रूप से चलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सरकार की राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद राजकोषीय नीति के विधियां क्या हैं, या उसको हम उपकरण कह सकते हैं। उपकरण क्या क्या हैं?
कैसे कैसे ये कर सकते हैं? तो पहला हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। ठीक है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स की कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पे आपको मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, ये सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराए, रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना। तो इस तरीके से क्या कर सकती है सरकार, अपने पास एक अच्छा राजकोष इकट्ठा कर सकती है, जिससे वो राजकोषीय नीति को बड़े आसानी से चला सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला, या हम कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत का उल्लेख करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरकार जो है उसकी आय कहाँ कहाँ से मिलती है, ये हमें उल्लेख करना है। ठीक, तो आय के स्रोत अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि जो राजस्व होता है या जो कर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वसूलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो सरकार होती है, प्रदेश सरकार जो होती है, उनके आय का यही स्रोत होता है कर। ठीक है, कर होता है जिसमें हम क्या रख सकते हैं, सिंचाई कर रख सकते हैं, सिंचाई कर रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या रख सकते हैं, संपत्ति कर रख सकते हैं, संपत्तियों पर कर। ठीक है, संपत्ति कर में क्या क्या आ जाएगा, जो हमारा मकान होता है। ठीक है, जो मकान कर हम लोग देते हैं, सड़क कर देते हैं, सड़क कर देते हैं। ठीक है, पुल कर देते हैं, पुल कर देते हैं, बिजली कर जो देते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम कह सकते हैं जो निर्माण से रिलेटेड पैसा होता है, निर्माण कर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, ठीक है, उनका सारा किसके पास जाता है स्रोत, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो किसको मिलता है, वो राज्य सरकार को ही मिलता है। और इसके बाद हम कह सकते हैं शराब। ठीक है, शराब। तो इन सब से वसूले जाने वाला कर डायरेक्ट सरकार को पेमेंट होता है और सरकार का ये आय का क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी स्लैब से कुछ चीजों को बाहर निकाला गया है जो सिर्फ राज्य सरकार वसूलती है, जिसमें निर्माण का, कंस्ट्रक्शन को रखा गया है, पेट्रोलियम को रखा गया है, शराब को रखा गया है। ठीक है, अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, शराब को नहीं बंद करेगी सरकार। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व वो यहीं से वसूलती है। ठीक, तो इस तरीके से आज के हमारे टोटल जो 10 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको भी 4 पार्ट में हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सके और आपके भी दोस्तों का क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है, नहीं तो अकेले नौकरी मिलेगी तो क्या करेंगे। और दूसरी चीज, आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, जा करके वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे जो भी चीजें हैं आप उसको विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको ये कह रहे हैं कि जो फ्री स्टडी मटेरियल तो है वो तो देख ही रहे हैं, बाकी पेड कोर्स में भी आपको एक वीडियो फ्री स्टडी के तौर पे मिल जाएगा। आप उसको जा करके देख करके हमारे पेड कोर्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और आप उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, खुद को इनरोल वहां पे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।